अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब आवाज़ ठीक है आपको? ओके, वो समटाइम इंटरनेट का इशू हो जाता है और उस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम, तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टॉपिक शुरू किया हुआ है और उसमें हमने जो सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि डाटा किसे कहते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। जो रॉ फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा प्रोसेस कर दें या कुछ प्रोसेस कर दें तो फिर वो क्या बन जाती है? वो हमारी एक मीनिंगफुल फॉर्म बन जाती है और उसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। हमने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। और उसके बाद हमने ये देखा कि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। और प्लानिंग क्या होती है? ऑब्जेक्टिव सेट करना और उसको अचीव करने वाली स्ट्रेटेजी बनाना। ये सारा हमने पढ़ लिया था। डिसीजन मेकिंग करना और कंट्रोलिंग करना। और कंट्रोलिंग में हमने टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग भी पढ़ी, फीडबैक कंट्रोलिंग, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलिंग। इसके बाद हम आ गए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन क्या है, अच्छी इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो उसमें हमने जो कल देखा वो ये है कि उसके लिए एक एक्रोनियम यूज होता है और वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। गुड इन्फॉर्मेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट। और ए स्टैंड्स फॉर एक्यूरेट। और इसके बाद हमने ये देखा था कि सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट। इसी तरह सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव, कंसिस्टेंट, ओके। और इसी तरह यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडेबल। आर स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट। ए स्टैंड्स फॉर एक्सेसिबल। T stands for timely, and E stands for easy to use. इंफॉर्मेशन हमारी कैसी होनी चाहिए? अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डेफिनेटली। आपका जवाब यही होगा। तो अच्छी इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेसी से क्या मुराद होता है? एक्यूरेसी से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल पहले लिख लें जरा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इट शुड बी एक्यूरेट, लेकिन कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए? जितनी रिक्वायर्ड है। 100% एक्यूरेसी अगर रिक्वायर्ड है तो 100%, और अगर 100% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर जितनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है उतनी ही एक्यूरेसी हमने लेके आनी है, उतनी ही एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करनी है। आप बोलेंगे कि सर 100% एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन क्यों होनी चाहिए होगी? हमें तो इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट चाहिए। नहीं, हर सिचुएशन में 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। आप पहले लिखे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी जस्ट एक्यूरेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायर्ड है। इट शुड बी एक्यूरेट एज मच एज इज इट इज रिक्वायर्ड। इट इज रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी एक्यूरेट होनी चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले जरा नोट कर लीजिएगा। और दूसरा, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। तो कंप्लीट का क्या होता है? मुकम्मल होना। तो कितनी मुकम्मल होनी चाहिए? कितनी जामिया होनी चाहिए? कितनी कंप्लीट होनी चाहिए? तो क्या ये 100% कंप्लीट होनी चाहिए? नहीं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। 100% कंप्लीट हमें अगर चाहिए तो 100%, और अगर हमें हर वक्त 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो फिर जितनी रिक्वायर्ड है उतनी कंप्लीट चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा, पहले जरा नोट कर लें। तो इट शुड बी कंप्लीट एज मच एज इट इज रिक्वायर्ड। जितनी ये रिक्वायर्ड है
उतनी कंप्लीट होनी चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन, मैं इन दोनों को जरा एक्सप्लेन करता हूँ। यार देखो, आपके सीनियर मैनेजर आपको बोलते हैं कि यार मुझे ज़रा ये बताओ कि इस साल हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना था, इस साल हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना था। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया होगा। तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि पूरी इनकम स्टेटमेंट जो है, पूरी इनकम स्टेटमेंट जिसमें सेल्स लिखी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीपी है, उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाते हैं और वो वट एवर जो भी उसका तरीक़ेकार होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। इस तरह से वो सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट आप पकड़ते हो और अपने सीनियर मैनेजर को फॉरवर्ड कर देते हो। आपने क्या किया पता, आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन क्या इतनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सीनियर मैनेजर को चाहिए थी? नहीं। उसने तो यार सिर्फ आपसे पूछा था, यार मुझे ये बताओ मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना था इस साल, या मुझे ये बताओ कि इस साल के हमारे वेजेस कितने थे, या मुझे ये बताओ कि हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना था। यार जो उसने पूछा था, जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी हमें उतनी देनी चाहिए थी। हमने अपनी तरफ से क्या किया कि पूरी इनकम स्टेटमेंट उठाई और फॉरवर्ड कर दी, ये ले सर सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। नहीं, इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी। रिक्वायर्ड कितनी थी? उसने सिर्फ जो रिक्वायर आपसे किया था वो रिक्वायर किया था, यार मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बताएं कितने हैं, या मुझे वेजेस एक्सपेंस बताएं मेरा कितने हैं। तो आप इंफॉर्मेशन अगर सारी की सारी वो इनकम स्टेटमेंट उठा के फॉरवर्ड कर देते हैं तो ये आपने इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी जो उसे चाहिए ही नहीं थी आपने वो भी फॉरवर्ड कर दी है। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपको एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि इंफॉर्मेशन शुड बी ऑलवेज 100% कंप्लीटेड, तो आपने बोलना नो। कितनी कंप्लीट होनी चाहिए? जितनी आपका सीनियर आपसे रिक्वायर्ड करता है, या आपको खुद जितनी रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन उतनी कंप्लीट होनी चाहिए। उससे ज्यादा कंप्लीट होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। ओके, इसी तरह यही प्रिंसिपल आपका यहां पे अप्लाई होता है एक्यूरेसी के ऊपर, कि इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए। यार हर एक की कोशिश तो यही होती है और हर एक की ख्वाहिश यही होती है कि इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, लेकिन कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए? क्या ये 100% एक्यूरेट होनी चाहिए? इट शुड बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट? नो, हर सिचुएशन में नहीं। कुछ सिचुएशन में हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए और कुछ सिचुएशन में हमें 100% एक्यूरेसी नहीं भी चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वो सिचुएशन कब हो सकती है? मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोग एक इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए आप मिलियंस में काम कर रहे थे, मिलियंस में। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 8 मिलियन, लेकिन आप 8 मिलियन लिख के तो साथ में लिख देते हैं 0.40 पैसा, रुपीस में बात हो रही है। आपकी एनुअल इनकम स्टेटमेंट है पूरे साल की, और आप उस इनकम स्टेटमेंट में क्या लिख रहे हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है? 8 मिलियन, यानी कि 80 लाख और 40 पैसे। सही है? क्या ये 40 पैसा जो है 0.4 जो है ये बताना जरूरी था? यार ये इममटीरियल है। मेरे ख्याल से मटीरियलिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। यहां पे इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं और कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हुए आपकी डायरेक्ट मटेरियल कास्ट लेट से 4.1 है और डायरेक्ट लेबर कास्ट मैं बोलता हूँ 4.14 है, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो मैं बोलता हूँ वो लेट से 2.13 है, और अगर एफओएच की बात करें तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली जो आ रही है लेट से मैं बोलता हूँ 5.10 है। तो यहाँ पे हमें एक्यूरेट, यहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये 100% एक्यूरेट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 0.10, 0.13, 0.14, 0.10 अगर अमाउंट के लिहाज से देखा जाए तो मटेरियल है। अगर इसमें हम गलती करेंगे तो हमारी जो कास्ट पर यूनिट होगी, एक यूनिट की कास्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क, लेट से ये आ रहा है 8 और 2 10 और 5 कितना आ गया, तकरीबन 13 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। और अगर आप 13 पॉइंट लेट से 13.9 आ रहे हैं, 13.9 लेट से अगर आप ये 0.9 उड़ा ही देते हैं, ये चीज़ें उड़ा देते हैं यहाँ से, कहते हैं ये नहीं मैंने लिखना, मैं जस्ट ये 5 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, तो आपको पता है तकरीबन
0.9 यानी कि ₹1 या $1 के करीब करीब आपने पर यूनिट कास्ट कम लिखी है, और ये बड़ा मैटर कर रही है इस वक्त। अगर 1 यूनिट के ऊपर आपने $1 कास्ट कम लिख दी है और टोटल कास्ट उसकी 13 थी, तो अब आप खुद सोचें कि आगे जब ये मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, वॉल्यूम के साथ, तो कितना इंपैक्ट आएगा। लेकिन वहां पे एक एनुअल इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही थी और जस्ट 0.4 जो है रुपीज़ या डॉलर जो भी आपने वो लिखे हैं, जबकि उसको लिखने की वहां जरूरत इतनी कंप्लीट जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वहां पे चाहिए नहीं थी। मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी बात की। ओके, तो अब अगर आपसे आज के बाद एमसीक्यू पूछा जाए कि इंफॉर्मेशन शुड बी 100% एक्यूरेट, 100% कंप्लीट, तो आप ऑलवेज 100% एक्यूरेट, 100% कंप्लीट, तो आपने बोलना है नो, हमें हमेशा 100% एक्यूरेसी या 100% कंप्लीटनेस नहीं चाहिए। हमने क्या कहना है कि हमें उतनी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चाहिए जितनी को ये रिक्वायर्ड होती है। होप दैट मेक सेंस। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन शुड बी कास्ट इफेक्टिव। कास्ट इफेक्टिव किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से ये प्रिंसिपल आपने पहले भी पढ़ा होगा, और कास्ट इफेक्टिवनेस इस चीज़ को कहते हैं। बिजनेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो लोग बिजनेस रन कर रहे होते हैं वो रेपिटेटिवली इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं, कास्ट इफेक्टिवनेस को, बहुत दफ़ा। मतलब यू कैन से इवन ये डेली लाइफ में भी, शायद वो रूटीन लाइफ में, रेगुलर लाइफ में भी वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आप भी करते हैं। कास्ट इफेक्टिवनेस, कास्ट इफेक्टिवनेस ये होती है कि आपकी कोई भी काम करने की, कोई भी एक्टिविटी करने की जो कास्ट है वो कम होनी चाहिए और उससे जो बेनिफिट आना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। और बिजनेस आपको पता है बनाया ही किस लिए जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बिजनेस जो मैनेजर्स होते हैं, वो कोई भी एक्टिविटी जब करते हैं तो वो ये देखते हैं कि यार हमारी कास्ट क्या होगी इस एक्टिविटी की करने की और उससे बेनिफिट जो आएगा वो क्या होगा। अब क्या है, इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस की जाती है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है ना, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमने मैनेजर्स रखे होते हैं, हमने डिफरेंट एम्प्लॉयज बिठाए होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कास्ट बियर करना पड़ती है। अब इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की जो कास्ट हम बियर कर रहे हैं, लेट से वो ₹1,00,000 हो 1 महीने का, और उससे जो बेनिफिट आए उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करके वो हर महीने 50,000 आता हो, तो क्या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं। यार देखो, आप लोग ACCA कर रहे हो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि कल को आप ACCA करके अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में आप कहते हैं कि यार, या आप ये कहते हैं कि यार मैं एक छोटा सा जो ग्रॉसरी स्टोर है, एक छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर है, सॉरी, ठीक, अच्छा सॉरी, मैं कहाँ पे था? मैं बात कर रहा था कि फ़र्ज़ करें एक ग्रॉसरी स्टोर है, वो ग्रॉसरी स्टोर छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर है जिसकी मंथली सेल्स रेवेन्यू जो है ना, मंथली सेल्स रेवेन्यू ग्रॉसरी स्टोर का, मैं बोलता हूँ हार्डली 30,000 है, और वो एक ACCA को हायर करने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं भी एक ACCA हायर करता हूँ, या मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो हायर करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्रीज ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं, ACCA रखे हुए हैं, तो मैं भी हायर करता हूँ। अब ACCA ने क्या करना है वहाँ पे जाके? उसने इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना है, एनालिसिस करना है, यही करेगा ना, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करके उन पे प्लानिंग करेगा, डिसीजंस लेगा, कंट्रोलिंग करेगा। बेसिकली ये क्या हो रही है? तो अब ACCA लेट से जाते हैं, वो कहते हैं जी मुझे ₹1,00,000 चाहिए। अब उसका मंथली इनकम कितनी है, मंथली रेवेन्यू कितना, 30,000, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? नहीं अफोर्ड कर पाएगा। और अगर फर्ज करो वो कर भी लेते हैं, अब वो छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, गली मोहल्ले की कोई दुकान है वो, और उधर वो कितनी को इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है और कितनी की उसकी प्रोसेसिंग होनी है, बात फॉलो कर रहे हैं। तो आपने वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए ₹1,00,000 दे रहे हैं, और उससे जो बेनिफिट आ रहा होगा, दिल करे तो वो बेनिफिट 10,000 का भी ना हो उस छोटे से बिजनेस सेटअप में। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है तो हमने ये ज़रूर देखना है कि इसको प्रोड्यूस करने के में कास्ट क्या आ रही है और इससे बेनिफिट क्या होगा। अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट की बात कर लूँ, लेट से किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर लेता हूँ, तो उन्होंने लेट से एक रिसेप्शनिस्ट बिठाया हुआ है या बिठाई हुई है, तो उन्होंने एक फीमेल बिठाई हुई है, तो वो क्या है, वो कोई भी आता है तो उसका डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्टूडेंट जो आता है, डाटा कलेक्शन हो रही है, जी बच्चे योर नेम ये है जी, अच्छा जी फादर नेम ये है जी, किस मकसद के लिए आए हैं जी, मैम मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है, ओके किसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है जी, मैंने CA की इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैंने ACCA की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ये बेसिकली वहाँ पे जो हमने रिसेप्शनिस्ट बिठाई हुई है वो
डाटा कलेक्शन कर रही है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए उसको हमें कुछ पे करना पड़ रहा है ना। पॉसिबल है हम उसे 30,000 पर मंथ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे जो आपको बेनिफिट है 30,000 की बजाय 5,000 का हो रहा है, मतलब कोई खास फायदा नहीं है। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी नहीं थी चाहिए। बच्चा जैसे ही गेट से एंटर हो उसको बाजू से पकड़े, उससे बोले चलो भाई एडमिशन करवाओ। ओके, तो अगर तो ये पॉसिबल है तो हमें फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए 30,000 जो है हमें बियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बियर जो कर रहे हैं वो 30,000 कर रहे हैं और उससे जो बेनिफिट हो रहा है, कोई बच्चा एडमिशन ही नहीं ले रहा और 5,000 का भी नहीं फायदा हो रहा मंथली, तो हमें फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तब हमें प्रोड्यूस करवानी चाहिए कि जब उसकी कास्ट कम हो और उसका उस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ज़्यादा हो। समझ आ गई बात की, कंसेप्ट की समझ आ गई बच्चे? ओके, इसके बाद आती है बात कंसिस्टेंट। यार इंफॉर्मेशन जब भी आपने प्रोड्यूस करनी है कंसिस्टेंटली करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अक्सर हम जो है कोई काम करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते। कंसिस्टेंसी से मुराद होता है कि एक काम जब आपने एक इनिशिएटिव लिया तो फिर वो आप बार बार करें, बार बार करें। मतलब ये ना हो कि इस दफ़ा तो हम ये डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जनाब वो स्टूडेंट आ रहा है, उसका नाम, फादर नेम और ये वो चीज़ें सारी वो पूछ रही हैं कि किस में इंटरेस्टेड है, और हम ये भी पूछ रहे हैं कि किसने आपको बताया कि ACCA करो, हम ये भी पूछ रहे हैं कि किसने आपको बोला है ACCA भी करो, हम ये पूछ रहे हैं कि आपको किसने बोला है कि SPL जाओ या फलां इंस्टीट्यूट जाओ। तो ये डाटा कलेक्शन जो हो रही है और इंफॉर्मेशन को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका कोई मकसद है, लाज़मी बात है। और अब ये इंफॉर्मेशन अगर इस दफ़ा हमने प्रोड्यूस की है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें कंसिस्टेंसी रखें। अच्छी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी है ये कि इंफॉर्मेशन को फिर वो बार बार प्रोड्यूस किया जाता है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रोड्यूस किया जाता है। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फैजान साहब से, उसमें आपने डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स भी पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो क्या कहा जाता है, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अगर इस दफ़ा स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो ये होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर भी फिर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ही फॉलो करें। ये नहीं कि चेंज कर दें, रिड्यूसिंग पे आ जाए। आया जा सकता है लेकिन वो अच्छा नहीं समझा जाता अनलेस कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन ना हो। तो हमें कोई भी काम जो है उसमें क्या लेके आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी लेके आनी चाहिए। तो जब कोई हम इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करें तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, फिर उसको कंसिस्टेंसी के साथ प्रोड्यूस करें। ये गुड इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ओके, इसके बाद आता है अंडरस्टैंडेबल। यार इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और अंडरस्टैंडेबल से क्या मुराद है? अच्छा, कास्ट इफेक्टिव में लिख लें, बेशक मैं लिखवा देता हूं, मैंने लिखवाया नहीं आपको यहां पे। कास्ट इफेक्टिव में लिख लें कि cost of producing information should be less than its benefit। जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की कास्ट होती है वो कम होनी चाहिए और उसके बेनिफिट से, कास्ट कम और बेनिफिट ज़्यादा हो। अच्छा, आ जाए अब अंडरस्टैंडेबल पे। यार अंडरस्टैंडेबल में हमने जो बात करनी है वो ये है कि इंफॉर्मेशन जब भी आप प्रोड्यूस करें ना तो वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। वो ऐसी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए कि जो अंडरस्टैंडेबल ना हो। जिसको आप इंफॉर्मेशन देनी है ना, जिसको आपने इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ये याद रखना। जाहिर आपने इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है तो किसी ना किसी के लिए तो वो प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो जिसके लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसको आपने प्रेजेंट करनी है वो डेबिट क्रेडिट को नहीं समझता, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है, वो डेबिट और क्रेडिट लैंग्वेज नहीं समझता, तो आप उसे डेबिट और क्रेडिट, एसेट डेबिट हो रहा है, मशीन डेबिट हो रही है, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, इस तरह की एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके जाकर उसके सामने एक रिपोर्ट रख देंगे तो वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सके। आपने ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन में नहीं आती।
इंफॉर्मेशन जिसके लिए भी प्रोड्यूस करें वो उसके लिए आपके लिए नहीं, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए जिसके लिए आपने इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है। समझ आई बात की? तो कभी भी आपने ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करनी जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, इसी तरह समटाइम क्या होता है, आप गली मोहल्ले की मैं बोलता हूं, किसी दुकान पे चले जाते हैं, पाकिस्तान की मैं बात करूं यार, और वहां पे जाके वो सब्जी वाले के पास जाते हैं जो बेचारा एक अनपढ़ है, और आप उससे जाके अरबी में बात शुरू कर देते हैं, इंग्लिश में बात शुरू कर देते हैं। तो क्या ये जो इन्फॉर्मेशन आप उसे दे रहे हैं उसके लिए अंडरस्टैंडेबल है कि मुझे ये चीज़ प्रभाव, वो तो बेचारा देखेगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, इस तरह से आपने कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करनी होती जो अगले के लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो। हमेशा आपने ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है जो अगले के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी, रियल लाइफ के अंदर भी। हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें, हम ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करें दूसरे पे इंप्रेशन डालने के लिए कि जी मुझे कुछ पता है, तो ऐसे वर्ड्स यूज करें कि जिससे वो जो है वो आपसे मुतासिर हो। वो मुतासिर नहीं होता, ये ख्याल रखिएगा, वो बल्कि इरिटेट होता है आपका, वो जो आपसे कंसर्न होता है कि यार ये क्या है, जब जिसे पता भी है, इसके नॉलेज नहीं है कि मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं इन टेक्निकल टर्म्स को नहीं जानता और ये उन्हीं टर्म्स में मुझसे बात कर रहे हैं जानबूझ के। तो ये आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल नहीं रख रहे। इंफॉर्मेशन जब भी कम्युनिकेट करें, जब भी प्रोड्यूस करें, वो अगले के लिए, जिसके लिए प्रोड्यूस की जा रही है उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और उस इंफॉर्मेशन का फिर फायदा भी होगा। अदरवाइज वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसे टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है उसे समझने के लिए, और सो ऑन, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। ओके, इसी तरह इंफॉर्मेशन याद रखिएगा आपकी। और अच्छा, इसमें एक बात बताने लगा हूं कि अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें जार्गन्स को यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड जार्गन्स। जार्गन्स किसे कहते हैं? जार्गन्स कहते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को, जैसे मैंने डेबिट क्रेडिट लिखा है, या आप कंट्रोल रिपोर्ट। अब एक लेट से मैं बोलता हूं कि कंट्रोल रिपोर्ट, मैं आपसे बोलता हूं अभी आपने वो ये कंट्रोल रिपोर्ट्स वगैरह नहीं बनाई, तो आपको क्या समझ आएगी सर ये कंट्रोल रिपोर्ट क्या है? मैं कंट्रोल रिपोर्ट एक बना के ले जाऊं, या मैं ऐसी टेक्निकल टर्म्स यूज करूं जो आपको नहीं पता, तो आपने कहना है सर हमारे लेवल पे आके बात करें। यही कहोगे ना आप लोग। आप अक्सर उस टीचर को भी या उस टीचर को भी पसंद नहीं करते कि जो अपने लेवल पे बातें कर रहा हो। आप कहते हैं यार हम वो अपने लेवल की, वो ऊंचे लेवल की बातें कर रहे हैं, हमारे लेवल की बातें नहीं कर रहा। तो फिर वो वजह क्या है? आप चाहते हो कि हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाए वो इस तरह दी जाए जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो यही चीज़ फिर दूसरे के लिए भी है ना। आप इसी तरह किया करें कि आपने जार्गन्स को अवॉइड करना है, और अगर आप जार्गन्स को यूज़ करना चाहते हैं, टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके साथ करें जो उनको जानते हैं। ओके हो गया? इसके बाद रेलिवेंट एंड रिलायबल। रेलिवेंट एंड रिलायबल, याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये दोनों चीजें समझाता हूं। रेलिवेंट एंड रिलायबल। रेलिवेंट से क्या मुराद है? इट शुड हैव अ पर्पस। रेलिवेंट से मुराद ये है कि इट शुड हैव अ पर्पस। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने का कोई पर्पस होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन बगैर पर्पस के प्रोड्यूस की जा रही है तो याद रखिएगा उसका वो जस्ट आपका, अगर आप बगैर पर्पस के इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जस्ट आपको कास्ट इनकर हो रही है और कुछ भी नहीं। बात फॉलो कर रहे हैं? याद रखिएगा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बगैर पर्पस के की जाए उसे हम वेस्ट कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अपनी बिजनेस लाइफ में कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विदाउट अ पर्पस, विदाउट हैविंग एनी पर्पस, अगर हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं ये वेस्ट है, बगैर पर्पस के भी ये काम किया। देखो ना, आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज आपने इनपुट किए होंगे, तो क्या फायदा हुआ उसका? ओके, तो ये जरा आपने याद रखना है। तो इसके बाद बात आ जाती है, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि आप अपने कॉलेज में जाते हैं, और हम क्या कहते हैं कि जो गेट कीपर है ना, गेट कीपर को हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि जो भी स्टूडेंट आए आपने उसकी शक्ल बनानी है और उसकी हाइट लिखनी है। बात फॉलो कर रहे हैं? मैंने अपने गेट कीपर को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि जो भी स्टूडेंट आए उसका आपने फेस ऐसे बनाना है और उसकी हाइट वगैरह लिखनी है कि ये कितनी हाइट है इसकी। वजह क्या? वजह
क्या इस एक्टिविटी को करने का कोई पर्पज है? कोई पर्पज नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई पर्पज नहीं है। हम क्यों उनका फेस बनवा रहे हैं और क्या वजह है? इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए उस गेट कीपर को मैं पैसे भी दे रहा हूं, तो याद हो ना उसका कोई पर्पज हो। जब उसका कोई पर्पज ही नहीं तो मैं क्यों ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवा रहा हूं? इसलिए जब भी कोई आपने इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवानी है तो ख्याल रहे उसका कोई पर्पज होना चाहिए। बगैर पर्पज के वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाएंगे तो जस्ट हमें कास्ट पड़ेगी और कुछ भी नहीं। और इसी तरह माइक्स प्लीज म्यूट कर लें अपने। इसी तरह इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, इट शुड बी रिलायबल। रिलायबिलिटी से क्या मुराद है? रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, जिस पे आप रिलाय कर सकें, इट शुड बी रिलायबल। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एक पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन में जो उनका इन्फॉर्मर होता है वो इन्फॉर्मर आकर उनको बताता है जनाब फलां जगह पे कुछ डाकू हैं और वो वहाँ पे शायद वो कोई जो है ना वो कोई डकैती वगैरह करने गए हुए हैं। अच्छा, इन्फॉर्मर को पूछते हैं कितने लोग हैं? इन्फॉर्मर कहता है 2 लोग हैं। अच्छा, उनके पास कौन सी गन्स हैं? सर वो गन्स तो मैंने देखी, उनके पास छोटी छोटी गन्स थी, वो हाथ गन नहीं थी उनके पास, ऐसे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब क्या करते हैं पुलिस स्टेशन वाले 2-4 लोग जो हैं वो ऐसे ही ज़रा कैजुअली को वो आम ही कोई डाकू शाकू होंगे, कोई मसला नहीं, 2 तो लोग हैं, वो 4-5 लोग भेज देते हैं। अच्छा, वो आगे जाते हैं तो वो आगे जनाब AK-47 निकाल लेते हैं, उससे फायरिंग शुरू कर देते हैं। और वो 2 लोग नहीं थे, 2 बस सामने थे, 6 लोग पीछे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉल्स इंफॉर्मेशन थी और फॉल्स इंफॉर्मेशन पे रिलाय करके जब उन्होंने कोई काम किया, एक्शन किया, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। समझ आइए बात की कि नहीं आई? तो इंफॉर्मेशन जब भी आप किसी की इंफॉर्मेशन पे आपने कोई एक्शन लेना हो तो सबसे पहले यह देख लीजिएगा कि किस सोर्स से आपने इंफॉर्मेशन ली है। इंफॉर्मेशन जिस सोर्स से आए वो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि आप उस पर रिलाय कर सकते हो कि यार ठीक है ये इंफॉर्मेशन सही है, ये गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर जब आप एक्शन लेंगे तो एक्शन भी आपका सही होगा, अदरवाइज वो एक्शन आपका ठीक नहीं होगा। इंफॉर्मेशन अगर अनरिलायबल थी और उसकी बेस पे आपने कोई काम कर दिया तो फिर काम भी गलत ही होगा। ओके हो गया? इसी तरह इंफॉर्मेशन आपकी एक्सेसिबल होनी चाहिए वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। जब भी रिक्वायर्ड है तो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आज जो है वो हमारा एक अकाउंटेंट जो है वो छुट्टी पे है, और अगर वो छुट्टी पे है और वो अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा के फ़ोन बंद करके सो गया हुआ है और सीनियर मैनेजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो उसी के कंप्यूटर में है, अब वो तो नहीं आया, कम से कम पासवर्ड तो पता होना चाहिए था। तो इन्फॉर्मेशन रेडली एक्सेसिबल होनी चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। इसके बाद आ जाता है टाइमली। इंफॉर्मेशन क्या हमें टाइमली प्रोड्यूस करनी चाहिए या टाइम से पहले प्रोड्यूस अर्ली, मतलब हमें जल्दी क्विकली प्रोड्यूस करनी चाहिए? क्या ख्याल है? इंफॉर्मेशन याद रखिएगा हमें हमेशा टाइमली चाहिए, हमें जल्दी नहीं चाहिए। मतलब अगर मुझे इंफॉर्मेशन कल चाहिए तो मतलब कल चाहिए, यार मुझे कल ये जो है ना रिपोर्ट बना के दो, तो कल मुझे फिर चाहिए वो इंफॉर्मेशन। ये ना हो कि वो मुझे कल की बजाय परसों दे, क्योंकि मैंने डिसीजन कल लेना था, कल बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था। ओके, और उसने मुझे इंफॉर्मेशन, तो अगर आपको बोले कि इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोड्यूस क्विकली नहीं चाहिए यार हमें, आप आराम से करो काम, लेकिन जो मैंने टाइम दिया उस टाइम पे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे लेट नहीं होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोड्यूस टाइमली। और इसी तरह आपका इजी टू यूज, इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम जिसे हम आसानी से यूज कर सकें, ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और इस तरह के मसले हो। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। ओके, असेसिबल का मतलब ये है कि आप जब आप उसको असेस करना चाहें, हासिल करना चाहें तो आपको मिल जाए। मैंने बोला कि आज हमारा एक अकाउंटेंट जो है वो लेट से लीव पे है, छुट्टी पे है, और उसने अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाया हुआ था जो मुझे कम्युनिकेट भी नहीं किया, और वो घर बैठा हुआ है, फ़ोन बंद करके सोया हुआ है। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आ जाता है, वो आके कहता है सर मेरा रजिस्ट्रेशन ID क्या है? तो मैं कहता हूँ 1 सेकंड लेट मी चेक। मैं जाता हूँ, मैं कंप्यूटर पर बैठता हूँ, पासवर्ड लगा हुआ। यार इसने क्यों ऐसा किया है? एटलीस्ट घर बैठा हुआ है तो मुझे बताता तो सही कि यार ये हमारा पासवर्ड है, तो ताकि मैं उस इंफॉर्मेशन को असेस कर सकता। तो इंफॉर्मेशन शुड बी असेसिबल। ओके ओके, अच्छा, इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। ये गुड इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर इनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिस हुआ, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक भी मिस हुआ, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? आपकी इंफॉर्मेशन की लिमिटेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लिमिटेशन। लिखें,
लिमिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की लिमिटेशंस लिखें। इफ एनी ऑफ द if any of the characteristics of good information is missing, then it becomes the limitation of good information. It becomes the limitation of good information. Limitation of information means, limitation of good information means, limitation of good information means that information is less useful फॉर इट्स यूजर। इसके यूजर के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो कम यूजफुल है, कोई खास यूजफुल नहीं है, उतनी मुफीद नहीं रही। फॉर एग्जांपल यार फर्ज करो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी है, आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट भी है, आपकी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल भी है, आपकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट भी है, उसका कोई पर्पस भी है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, रेलिवेंट भी है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद इजी टू यूज भी है, एक्सेसिबल भी है, लेकिन एक चीज नहीं है उस इंफॉर्मेशन में, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल सोर्स से नहीं मिली, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है। तो क्या इससे आपकी इंफॉर्मेशन की जो यूजफुलनेस है वो लिमिटेड हो गई या ना हो गई? स्टूडेंट्स जी मैं रिपीट करता हूं, मैं बोलता हूं आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट भी हो, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी हो, आपकी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल भी हो, आपकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट भी हो, आपकी इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, आपकी इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोड्यूस की जाए, आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल भी हो, आपकी इंफॉर्मेशन इजी टू यूज भी हो, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल ना हो, तो क्या ये रिलायबिलिटी की वजह से, यानी कि यार ये सारा कुछ है इंफॉर्मेशन में लेकिन एक चीज नहीं, ये इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, या जिस सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सोर्स रिलायबल नहीं, हम उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, तो इस एक फैक्टर के मिसिंग होने की वजह से क्या आपकी इंफॉर्मेशन की जो यूजफुलनेस थी वो लिमिटेड हो गई या ना हो गई? बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने बोला है कि लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि अगर आपकी गुड इंफॉर्मेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें से कोई एक भी मिसिंग हुआ तो वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, यूजफुलनेस के लिए क्या बन जाएगा? एक लिमिटेशन बन जाएगी। आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, रिलायबल हो, सारा कुछ हो, लेकिन एक्यूरेट ना हो। मसला अगर आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है और कंप्लीट भी है लेकिन रेलिवेंट नहीं है, मकसद नहीं था उसको प्रोड्यूस करने का, तो ये भी आपके लिए क्या है, उसकी यूजफुलनेस को कम कर देगी। तो इंफॉर्मेशन को यूजफुल होने के लिए ये उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी गुड मिस हुआ तो ये उस इंफॉर्मेशन के लिए, ये उस इंफॉर्मेशन की यूजफुलनेस को क्या कर देगा? लिमिटेड कर देगा। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। ओके अच्छा, आपने इंफॉर्मेशन जब लिखा है ना, आपने ए फॉर एक्यूरेट लिखा हुआ है, सी फॉर कंप्लीट लिखा हुआ है। कंप्लीट के साथ एक और चीज लिख लीजिएगा जो कि मेरे माइंड में उस वक्त नहीं थी आ रही, वो टर्मिनोलॉजी वो थी कंपेरेबल। इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए, ये लिख लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है तो हम अपने वीक एरियाज को फिर ढूंढ नहीं सकेंगे। तो इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए, ये याद रखना है, ये लिख लें जरा। ओके
ओके, तो इंशाल्लाह यार बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ये जहाँ तक जो आपको मैंने करवाया, आप ऐसा कीजिएगा कि आपके पास जो कैप्लन की बुक है ना, उसको ओपन करके ना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को रीड कीजिएगा।